हेलो एवरीवन, मैं नीतू और आज की जो वीडियो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है जो कि जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में है। तो पहले तो इस वीडियो में मैं जेनेटिक टेस्टिंग है क्या वो डिफ़ाइन करूँगी। उसके बाद जेनेटिक टेस्टिंग जो है किन लोगों को करवानी चाहिए और किन लोगों को ज़रूरत नहीं है। फिर कुछ लिमिटेशन भी होती है रिगार्डिंग जेनेटिक टेस्टिंग जो डॉक्टर्स भी कई बार नहीं बताते हैं या कुछ डॉक्टर्स हो सकते हैं बता भी देते हो। तो ये जो लिमिटेशंस हैं ये भी मैं डिस्कस करूँगी। तो लास्ट में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो मेरा व्यू पॉइंट है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगी जिससे कि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल सके। आईवीएफ जो है वो अब सभी को पता है एक आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में क्या होता है और जनरली सबका वो एक लास्ट ऑप्शन रहता है। जब वो बाकी सब ट्रीटमेंट करवा चुके होते हैं और उससे उनको सक्सेस नहीं मिलता, फिर वो लास्ट में हमेशा आईवीएफ की तरफ जाते हैं। तो जो लोग आईवीएफ की तरफ जाते हैं जनरली वो कम से कम 30 इयर्स के होते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका लेट 20s में होता है। जनरली 30 के बाद ही लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे पहले बाकी सारी मेडिकल ट्रीटमेंट्स वो करवा चुके होते हैं। तो ये एज वैसे भी क्रूशियल होती है जब आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जेनेटिक टेस्टिंग जो है बेसिकली वो जैसे आपको पता है कि एग रिट्रीवल होता है, ठीक है, एम्ब्रियोज बनते हैं। उसके बाद जब इन एग्स को, ये जो मेच्योर एग्स होते हैं, इनको रिट्रीव करने के बाद फिर लैब में ही जो हस्बैंड या पार्टनर के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है तो फिर एम्ब्रियोज बनते हैं। इन एम्ब्रियोज को लैब में ही रखा जाता है। जनरली आजकल जैसे फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की जगह फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ज़्यादा इंकरेज किया जाता है। और अगर जेनेटिक टेस्टिंग की बात करें तो वो भी फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में पॉसिबल नहीं होता, वो हमेशा फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में ही पॉसिबल हो पाता है क्योंकि फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में जेनेटिक टेस्टिंग का टाइम मिल जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग होता है ताकि एम्ब्रियोज में कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है ये पता चल सके। तो जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, वो इन एम्ब्रियोज में से सेल्स निकालते हैं, 2 या 3 सेल्स निकालते हैं और इसमें चेक करते हैं कि कोई भी क्रोमोसोमल जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, ये लैब में ही चेक किया जाता है बाय द एम्ब्रियोलॉजिस्ट। ये हाईली स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट चाहिए होते हैं इसके लिए, ठीक है, जो ये टेस्टिंग कर सके। जेनेटिक टेस्टिंग जनरली आईवीएफ पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है कुछ हॉस्पिटल आजकल इसको पैकेज में भी दे रहे हो, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके अकॉर्डिंग जेनेटिक टेस्टिंग पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होता। हाँ, आप इसको करवा सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहते हो करवाना। लेकिन कौन से लोग हैं जिनके लिए जेनेटिक टेस्टिंग ठीक रहेगा और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें जेनेटिक टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। जेनेटिक टेस्टिंग जनरली उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है जिनके 1-2 मिसकैरेज या उससे ज़्यादा मिसकैरेज हो चुके हैं, चाहे वो आईवीएफ में हो या आईवीएफ से पहले नेचुरली उन्हें कंसीव किया हो, मिसकैरेज का इशू रहा हो, ठीक है। इन लोगों को जेनेटिक टेस्टिंग करवा लेना चाहिए क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मिसकैरेजेस होते हैं वो जनरली जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से ही ज़्यादा देखे गए हैं, ठीक है। जब एम्ब्रियो में कुछ प्रॉब्लम हो, एम्ब्रियो अरेस्ट हो जाए, इम्प्लांट ही ना हो या इम्प्लांट होने के बाद वो फर्दर उसमें ब्लीडिंग होने लग जाए क्योंकि वो आगे फर्दर ग्रो ना करे और मिसकैरेज हो जाए, तो इन केसेस में जो जेनेटिक टेस्टिंग मैं कह सकती हूँ कि उन लोगों को करवाना चाहिए। सेकेंडली, जिन लोगों ने आईवीएफ करवाया लेकिन आईवीएफ उनका बार बार फेल हुआ, ठीक है, या 1-2 बार भी अगर उनका आईवीएफ फेल होता है, ठीक है, और उनका कुछ एंडोमेट्रियम लाइनिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी बॉडी में ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं है जिस वजह से ये फेलियर हो रहा हो, तो जनरली जो ब्लेम जाता है वो एम्ब्रियो की क्वालिटी को ही जाता है कि हो सकता है कि एम्ब्रियो में जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से वो इम्प्लांट ही ना हो रहा हो या इम्प्लांट होकर मिसकैरेज हो रहा हो। तो इस वजह से इन लोगों को भी जेनेटिक टेस्टिंग करवाना चाहिए जिन लोगों की एज 35 से अबव है और एएमएच लेवल उनका काफ़ी कम है, ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे आपको पता है एएमएच लेवल वैसे भी कम होता जाता है। एएमएच लेवल कम होता है तो कुछ ही एग्स बचते हैं, तो जिसमें पॉसिबिलिटी होती है कि जो एग्स इतने अच्छे नहीं भी है क्वालिटी के, ठीक है, वो भी वुमेन रिलीज़ करती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आईवीएफ, जो मल्टीपल एग्स निकलते हैं। तो इस वजह से चांसेस होते हैं कि इनमें से कोई अच्छे हो सकते हैं इनमें से, या ज़्यादातर ऐसा हो सकता है कि ज़्यादातर की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो फिर एम्ब्रियोज जो होते हैं वो इन एग्स के वजह से फिर वो भी कुछ प्रॉब्लम के साथ होते हैं। या उन लोगों को भी जेनेटिक टेस्टिंग करवाना चाहिए जिन लोगों ने अपनी फैमिलीज़ में ऐसे कोई जेनेटिक डिफेक्ट देखे हैं, जैसे उनके घर में ऐसे बच्चे बॉर्न हुए हैं,
ठीक है, जिनमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो, डाउन सिंड्रोम या ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो, तो उन लोगों को भी जेनेटिक टेस्टिंग करवा लेना चाहिए, क्योंकि जो जीन्स होते हैं, जो डीएनए होते हैं, उनमें काफ़ी तक चांस होते हैं कि फैमिली में अगर ऐसा कुछ रनिंग है तो वो ऐसे पास ऑन हो सकता है। इस वजह से उनको अगर वो जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं तो ऐसे डिफेक्ट्स आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। जो लोग जेनेटिक टेस्टिंग सोच रहे हैं उनको वेल अवेयर होना चाहिए अबाउट द पॉसिबिलिटीज़ और रिस्क के बारे में, या क्या लिमिटेशंस है हम कह सकते हैं जेनेटिक टेस्टिंग में। ठीक है, कई बार डॉक्टर्स जो है नहीं बताते हैं, और कई बार कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो बहुत अच्छे से काउंसलिंग देते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग के लिए जाने वाले पेशेंट को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि क्या लिमिटेशंस है, ताकि वो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहे। क्योंकि देखा गया है तो हर चीज़ में थोड़ा रिस्क होता है, हर चीज़ में थोड़ी लिमिटेशंस होती है। अगर आप नॉर्मल भी कोई डॉक्टर के पास किसी भी प्रोसीजर के लिए जाते हैं, आपको पता है कि कुछ परसेंटेज, चाहे वो 0.1 या 0 ऐसे क्यों ना हो, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ रिस्क तो आप सी सेक्शन में या नॉर्मल डिलीवरीज में भी होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग नहीं करवाते। तो वैसे ही जेनेटिक टेस्टिंग के भी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, जिसके बारे में वेल अवेयर होना चाहिए, ताकि जो इंसान ये करवा भी रहा है उसको भी पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या दिक्कतें या क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती है। पहले तो जेनेटिक टेस्टिंग जो है वो एक नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। जो एम्ब्रियोज बनते हैं या डे 5 तक जाते हैं, एम्ब्रियो फ्रीजिंग है, वो उसके सामने क्वाइट हम कह सकते हैं ईजियर है, ठीक है। लेकिन जेनेटिक टेस्टिंग जो होती है वो हर कोई एम्ब्रियोलॉजिस्ट नहीं कर सकता। वो हाईली स्किल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट होना चाहिए जिसके पास इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जेनेटिक टेस्टिंग हमेशा वहीं से होना चाहिए। कई बार हमारे आईवीएफ क्लिनिक भी जो है वो जेनेटिक टेस्टिंग नहीं करते। वो जो सैम्पल्स होते हैं उसको कोई और लैब में या किसी और हॉस्पिटल में सेंड करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग के लिए, जहाँ उन्हें लगता है कि ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं। बाकी एक लिमिटेशन ये भी है कि बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि हाँ, एम्ब्रियो जो है वो ख़राब भी हो सकता है। बहुत रेयर चांस होते हैं, वो भी तब इसके रिस्क बढ़ जाते हैं जब एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो इतना स्किल्ड ना हो, या उसके बाद भी कभी कभी ऐसा पॉसिबल होता है, और कई बार इसमें डॉक्टर्स इन्फॉर्म नहीं भी करते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर केस है, ठीक है। इसको एकदम बहुत मेन फैक्टर नहीं मान सकते। एक और लिमिटेशन है जेनेटिक टेस्टिंग का, वो है कि जितने भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, उन सभी का टेस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जितने वो जब सेल्स निकाले जाते हैं एक एम्ब्रियो से, तो उसके बाद जेनेटिक टेस्टिंग होती है। तो कई बार जो मेडिकली फिट जिन एम्ब्रियोज को बोला जाता है, उनमें भी कुछ ना कुछ जेनेटिक डिफेक्ट हो सकते हैं जो कि नहीं डिटेक्ट हो पाए हो, नहीं पता चल पाए हो, ठीक है। इतने सारे जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए 100% गारंटी नहीं देते कि इसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके आईवीएफ क्लिनिक में बोल दिया कि हाँ, आपके जो गुड एम्ब्रियोस हैं उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिट बता दिया, लेकिन असल में उन्होंने जेनेटिक टेस्टिंग किया ही नहीं था, ठीक है। ये बहुत ही रेयर कोई ऐसा कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आजकल आपको पता है ये डॉक्टर्स का और जो क्लिनिक्स हैं उनका एकदम 100% तो हम बिलीव नहीं कर सकते। तो ये भी कुछ केसेस होते हैं जो देखे गए हैं। पर इंडिया में क्योंकि जेनेटिक टेस्टिंग का अवेयरनेस लो है, इसलिए अभी तक ऐसा कुछ फाइंडिंग्स में नहीं आया है, लेकिन फॉरेन में ऐसे कुछ केसेस सामने आ चुके हैं। फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एम्ब्रियोज जब उन पे टेस्ट होता है और बाय चांस उसमें कुछ ऐसा जेनेटिक प्रॉब्लम दिखता भी है, ठीक है, जो अब अगर एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसका रिपोर्ट जब देते हैं और उसमें कुछ किसी एम्ब्रियो में कोई प्रॉब्लम दिखता है और उसके बाद अगर डॉक्टर उस एम्ब्रियो को डिस्कार्ड कर दे, तो फिर ये बहुत ही गलत होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई एम्ब्रियो जिसमें जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ दिखी थी, ठीक है, लेकिन एम्ब्रियोज में एक क्वालिटी ये भी होती है कि वो अपने आप को सेल्फ करेक्ट भी करते हैं, मतलब खुद ही वो ठीक हो जाते हैं और उनकी जो अबनॉर्मलिटीज़ थी वो वो ठीक हो जाती है, वो एक हेल्दी एम्ब्रियो बन जाता है। तो इसलिए अगर सिर्फ ये देखा गया कि भाई उसमें हाँ अभी प्रॉब्लम दिख रही है और टेस्ट हुआ और उसको सोचा कि नहीं, इसको हम नहीं यूज़ करेंगे या इसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो हो सकता है एक हेल्दी एम्ब्रियो या जो एक लाइफ बर्थ जिसमें हो सकता था वो ना हो पाए।
ये कुछ लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशंस हमेशा कम होती है, ठीक है। मेरिट्स हमेशा मतलब डीमेरिट्स जो है वो कंपेरेटिवली कम है, मेरिट्स थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। ये सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और ये जानने के बाद आप जेनेटिक टेस्टिंग करवा रहे हैं तो आपको उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए। फिर लास्ट में जैसे मैंने कहा था, मैं अपना सजेशन, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जो मेरा जेनेटिक टेस्टिंग जो एम्ब्रियोज़ का हुआ था, ठीक है, तो मेरे उसमें से जैसे फिट एम्ब्रियोज़ में से 2 एम्ब्रियो मेरे ट्रांसफ़र हुए थे, ठीक है, जिनका ग्रेडिंग 4AA और 2AA था, ठीक है, और ये जेनेटिकली फिट माने गए थे। लेकिन उसके बाद भी मेरा जो दो इम्प्लांट तो दोनों हो गए थे, ठीक है, और मेरे ट्विंस कंसीव किए थे मैंने। लेकिन इसके बाद भी जेनेटिक टेस्टिंग के बाद भी मेरा एक एम्ब्रियो हेल्दी था, दूसरा एम्ब्रियो हेल्दी नहीं था। इम्प्लांटेशन के बाद वो जैसे 6th वीक में जब मैं पहुंची थी तो एक एम्ब्रियो रुक गया था, तो मोस्ट प्रॉब्ली उसमें कुछ जेनेटिक डिफेक्ट था जिसकी वजह से वो आगे फर्दर ग्रो नहीं हुआ और फिर मिसकैरेज हो गया, और एक हेल्दी एम्ब्रियो जो मेरा था वो कंटिन्यू हुआ। तो एक हद तक मैं कह सकते हैं कि मैंने जेनेटिक टेस्टिंग इस वजह से करवाई थी क्योंकि मेरा AMH लो था, ठीक है, मुझे एंडोमेट्रियोटिस सिस्ट भी था, और प्लस मेरी 35 से तो नहीं बट हाँ 30 से अबव एज थी, और मैंने बेसिकली लो MH की वजह से ये करवाया था। और देखा जाए तो मुझे जेनेटिक टेस्टिंग का उतना फ़ायदा मैं नहीं कह सकती हुआ था, क्योंकि अगर मैं जेनेटिक टेस्टिंग नहीं भी करवाती तो भी मैं शायद मेरे जो एम्ब्रियोज़ में जिनमें ग्रेड्स थोड़े बेटर थे, जनरली हम पहले उसको ही ट्रांसफ़र करते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस इन्हीं एम्ब्रियोज़ के ट्रांसफ़र के थे। तो इसलिए अगर आप जेनेटिक टेस्टिंग का सोच रहे हैं, ठीक है, पहले तो अगर उसके कॉस्ट की बात करें तो अगर आपका IVF पैकेज 2 लाख का है तो आपको जेनेटिक टेस्टिंग के साथ हो सकता है वो 3 लाख का पड़ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपका IVF पहले फेल हो चुके हैं, ठीक है, आपने 2-3 बार ट्राई कर लिया, तो फिर मैं ये कहूँगी कि आप जेनेटिक टेस्टिंग करवाएं। लेकिन अगर आपका IVF बार बार फेल हुआ है, आपको अब जो IVF करवाना है वो उसमें जेनेटिक टेस्टिंग भी करवाना है, तो आप एक बहुत अच्छी जगह से करवाइए, ठीक है। जब इतनी बार करवाने से तो बेटर ही है ना कि एक बार करवाए, अच्छी जगह से करवाए और उसमें अपने चांसेस कंसीव करने के बढ़ा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जेनेटिक टेस्टिंग के जो लिमिटेशंस हैं वो अच्छे IVF सेंटर की वजह से धीरे धीरे कम हो जाते हैं, मतलब चांस बढ़ जाते हैं। और अगर कोई ये पूछता है कि क्या जेनेटिक टेस्टिंग की वजह से IVF सक्सेस रेट बढ़ता है, तो इसका जवाब स्ट्रेट हम हाँ नहीं बोल सकते इसके लिमिटेशंस की वजह से, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि जिनका IVF फेलियर हो चुका है बार बार, उन लोगों को इस बेटर अपॉर्चुनिटीज़ या चांसेस मिले हैं और सक्सेस मिला। तो अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।